देखिए सबसे पहले तो हरजिंदर जी ने जो अभी बात कही, उसमें थोड़ा संशोधन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तथ्यात्मक भूल है। गृह मंत्रालय में कोई भारतीय भाषा डिवीज़न नहीं है, एक राजभाषा विभाग है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी से स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। उस राजभाषा विभाग की तरफ से हर साल राजभाषा पखवाड़ा, राजभाषा सप्ताह ये सब होता है और उसमें चूँकि गृह मंत्रालय के अधीन है, तो गृह मंत्री मुख्य अतिथि होके जाते हैं और फिर उसमें शील्ड भी दी जाती है और अलग-अलग विभागों को, अलग-अलग प्रभागों को जिन्होंने हिंदी में ज़्यादा काम किया उनको शील्ड दी जाती है। तो एक औपचारिक सा वो होता है, लेकिन इसी में पेच छिपा हुआ है। ये राजभाषा विभाग है, राष्ट्रभाषा विभाग नहीं है। हिंदी में बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी है और मैं हिंदी विश्वविद्यालय में था, बाद में अरुण जी भी शायद वहाँ गए थे। अरुण त्रिपाठी जी, आप भी तो वहाँ प्रोफ़ेसर होके गए थे ना मेरे बाद। तो ये मुझे पता चला कि वहाँ बहुत से प्रोफ़ेसरों को भी ये गलतफ़हमी थी कि हिंदी राजभाषा है। संविधान में हिंदी को राजभाषा तो कोई नहीं है। अनुच्छेद 8 में जितनी भी भाषाएँ उल्लिखित हैं, वो सभी की सभी राष्ट्रभाषा हैं। लेकिन 2 राजभाषाएँ ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ घोषित की गई थी, एक हिंदी और दूसरी अंग्रेज़ी। और कहा गया था कि एक निश्चित समय के बाद शुरू में वो 15 साल था, फिर बढ़ता गया, अब तो अनंत काल के लिए हो गया कि केंद्रीय सरकार का संघ का काम जो है, वो दोनों भाषाओं में होगा, अंग्रेज़ी और हिंदी में। तो ये राजभाषा का मसला है। अब जैसे आपने कहा कि भाषाओं को लेके थोड़ा संवेदनशील मसला ये है कि हिंदी भाषी खुद ही बड़ी उन्होंने कभी सदाशयता से काम नहीं लिया। देखिए त्रिभाषा फ़ॉर्मूला इस देश में स्वीकृत हुआ था और बहुत अच्छा होता अगर त्रिभाषा फ़ॉर्मूला ईमानदारी के साथ लागू किया जाता। दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में हर जगह त्रिभाषा फ़ॉर्मूला के तहत हिंदी पढ़ाई जाने लगी। लेकिन मज़ेदार बात है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में त्रिभाषा फ़ॉर्मूला के नाम पर एक लोक भाषा पढ़ाई संस्कृत पढ़ाई गई, जो कहीं भी लोक भाषा नहीं है, कहीं बोलचाल में उसका प्रयोग नहीं होता, दैनिक हमारे काम का काज में उसका प्रयोग नहीं होता। हम उसे पढ़ाते रहे और हमने कभी बंगला नहीं पढ़ाया, तमिल नहीं पढ़ाया, तेलुगु नहीं पढ़ाया, कन्नड़ नहीं पढ़ाया। तो ये एक स्वाभाविक सा गुस्सा दक्षिण भारतीय राज्यों में या दक्षिण भारत तो छोड़ दीजिए, पंजाब में जैसे अभी मैं 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम में पंजाब गया था। पंजाब में एक भी पंजाब सरकार का जो साइन बोर्ड है, वो हिंदी में नहीं है, सब सिर्फ अंग्रेजी में है और पंजाबी में है। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते और कोई दक्षिण का व्यक्ति आया हुआ गुजरात का, तो समझ नहीं सकता कि वो कहाँ खड़ा है। जबकि कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले वो तीनों भाषाओं में होता था। कर्नाटका इसका सबसे बुरा उदाहरण है। मैं चूँकि बैंगलोर जाता रहता हूँ, तो मैंने देखा कि बैंगलोर में जो मेट्रो बनी, उसमें सिर्फ कन्नड़ है और अंग्रेजी है। हिंदी लाने की कोशिश की गई और हिंदी पर साइन बोर्ड लिखे गए, लेकिन वो सब मिटा दिए गए। उसके बगल में देखिए हैदराबाद में ज़्यादा बेहतर उन्होंने उदाहरण दिया है। हैदराबाद का जो मेट्रो है उसमें 4 भाषाओं में है। उसमें अंग्रेजी भी है, तेलुगु भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है। तो ये जो आप संकीर्णता वाली जो भाषिक राजनीति है, उसका नतीजा ये हुआ कि बैंगलोर में उन्हें चाहिए था वो 4-5 वहाँ उर्दू बोलने वाले भी हैं, वहाँ तमिल बोलने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो अगर आप कन्नड़, अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, तमिल इन 4-5 भाषाओं में रखते कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो एक संकीर्ण किस्म की वो राजनीति चल रही है और मज़ेदार बात है कि अब वो भी भाजपा की सरकार है लेकिन उनको भी कहना पड़ रहा है। देखिए इसकी सारी शुरुआत हुई है अभी 2 साल पहले जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा को लेकर के बहुत अद्भुत और बहुत सही स्टैंड लिया गया। उन्होंने कहा कि साहब सारे भारतीय छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। एक तो उनकी मातृभाषा होगी, एक कोई विदेशी भाषा। विदेशी भाषा में परिभाषित नहीं किया गया, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। अंग्रेजी पढ़े, फ्रेंच पढ़े, स्पेनिश पढ़े और एक कोई दूसरी भारतीय भाषा। उसमें भी ये नहीं कहा गया कि हिंदी पढ़ाई जाए। वो तो ज़बरदस्ती कुछ तमिल पॉलिटिशियंस ने ये कहना शुरू किया कि साहब ये हिंदी लागू किया जा रहा है। तो कहा गया भाई हिंदी का तो कहीं ज़िक्र ही नहीं है। आप तीसरी भाषा कन्नड़ पढ़ाइए, तीसरी भाषा उर्दू पढ़ाइए, तीसरी भाषा तमिल के अलावा आप तेलुगु पढ़ा दीजिए। उन्हें ये पता है कि जब आप बच्चों को तीसरी भाषा पढ़ने की छूट देंगे, तो बहुत स्वाभाविक है कि वो हिंदी लेंगे। उसकी सीधी-सी बात है। उन्हें सिर्फ़ नौकरी तमिलनाडु में तो करनी नहीं। आधे भारत में हिंदी बोली जाती है और बाकी जो आधा भारत है उसमें भी हिंदी बोल के काम चलाया जा सकता है।
तो ये बहुत अच्छी भाषा नीति थी भारत सरकार की, और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद की सबसे अच्छी भाषा नीति है। इसको लागू नहीं होने दिया। तमिलनाडु में कह रहे हैं कि साहब हम तीसरी भाषा तीसरी भाषा क्यों नहीं पढ़ाएंगे? उसके लिए मजेदार तर्क दे रहे हैं कि बच्चों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा भाषाएं पढ़ाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बच्चों को अच्छा, अगर बच्चों को आप इजाजत दे दें कि नहीं तीसरी भाषा खुद चुन लो, तो ज्यादातर बच्चे हिंदी चुनेंगे। अच्छा, उसके पीछे सिर्फ उनके अपने कैरियर का, बाकी भारत में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की सुविधा का, इन सब का तर्क है। तो हम सिर्फ इसलिए नहीं कि शाह ने कहा है इसलिए अब हम उसका विरोध करने लगे। ये शाह जो कह रहे हैं, ये तो आप, मैं तो कम से कम आपके, चूंकि मैं भारत सरकार का हिस्सा रहा, मैं जानता हूँ कि कम से कम 1 दर्जन गृह मंत्रियों ने हर साल वो राजभाषा विभाग का कार्यक्रम को किया। सबने कहा कि साहब हिंदी में काम होना चाहिए, हिंदी सीखनी चाहिए। हम लोग जो अटेंड करते थे, हमें पता था कि खाली औपचारिकता हो रही है। मतलब कुछ तो ऐसे ऐसे चिदम्बरम जैसे गृह मंत्री जो खुलेआम हिंदी विरोधी थे, लेकिन वहां जाके मजबूरन कहना पड़ता नहीं नहीं ठीक है हिंदी में सीखना चाहिए। पता है कि आपको कोई आपके कहने से कुछ हिंदी का भला नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि हमें इस समय भारत सरकार की इस नीति का समर्थन करना चाहिए कि सारे बच्चों को 3 भाषाएं पढ़नी चाहिए, और उन 3 भाषाओं में हम जोर जबरदस्ती ना करें। उनकी मातृभाषा तो अनिवार्य हो, लेकिन अंग्रेजी ही पढ़ें विदेशी भाषा के रूप में, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं हो, और हिंदी ही पढ़ें किसी तीसरी भाषा के तौर, इसमें भी जबरदस्ती ना। इसमें थोड़ा सा हिंदी वालों को मुझे लगता है धैर्य की जरूरत है, और वो धैर्य दिखा रहे हैं। देखिए, किसी हिंदी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस तरह का मूर्खतापूर्ण बयान नहीं दिया कि भाई ये तो राष्ट्रभाषा है और ये देशद्रोही है जो इस तरह की बात कर। सब खामोश हैं। जिस अजय देवगन का नाम आया, उसको मुझे नहीं लगता कि बौद्धिक दुनिया में कोई बहुत सीरियसली लिया जाएगा। ये तो बाजार है जो हिंदी को पहुंचा रहा है। अमरीश जी, आप भी जाते रहे, मैं भी गया हूँ बेंगलोर। मैंने पिछले 15 सालों से मैं लगातार जा रहा हूँ, चूंकि मेरी बेटी रहती है। 15 सालों में परिवर्तन देखा, बाजार ने किस तरह परिवर्तित किया है। 15 साल पहले मैं जाता था तो ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से, बेरे से, कुली से हिंदी में बात नहीं हो सकती थी। अब जाता हूँ तो बड़े आराम से बात होती है। बाजार ने हिंदी को पहुंचा दिया है। तो हमें जो हिंदी भाषी लोग हैं, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना पड़ेगा, और इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। मुख्यमंत्रियों को कहने दीजिए। तमिलनाडु का मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी विश्वविद्यालय का कुलपति था और मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में जाने का मौका मिला, और इत्तेफाक से वो हिंदी सप्ताह था, और वो एक्सट्रीम लोकेशन पे है वहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो हिंदी विरोधी द्रविड़ आंदोलन का केंद्र रहा है। तो वहाँ मजेदार पता चला कि सारे तमिल लीडर्स जो है, तमिल नेता, अपने बच्चों के लिए हिंदी के ट्यूटर रख रहे हैं। वो पब्लिकली तो ये कह रहे हैं कि साहब आप हिंदी को हम नहीं आने देंगे, लेकिन उन्हें पता है कि उनके बच्चे अगर हिंदी जानेंगे तो उनके लिए एक बेहतर भविष्य होगा। बाकी भारत में जाकर के वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो हमें धैर्य के साथ, हमें इसका कोई आक्रामक जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमें धैर्य के साथ भारत सरकार की जो भाषा नीति है, जो नई शिक्षा नीति में आई है, जो भाषा नीति है, उसके साथ खड़े होना चाहिए। धन्यवाद जी। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं यहाँ पे